दोस्तों, हेलो हेलो दोस्तों। हम हाजिर हैं फिर से एक बार आप सभी के लिए एएलपी की तैयारी फिटर ट्रेड्स के साथ करने के लिए तैयार हैं। आज हम विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हुए, कोई भी बात आपको ना बताते हुए हम पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करेंगे। कल की वीडियो में हमने जो देखा था वो ये देखा था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और फिटर ट्रेड में क्या क्या होता है, ये हमने जाना था। एएलपी के लिए हम पढ़ रहे हैं और फिटर पढ़ रहे हैं, ये हमने जाना था, है ना। फिटर ट्रेड क्या होता है ये हमने जाना था। तो आज आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी के कपड़े ढीले कर रहा है। अगर उसे सांस नहीं आ रहा है तो उसके कपड़े को ढीले कर रहा है, यानी कि उसके बटन्स खोल रहा है। कॉलर का ऊपर का अगर बटन बंद है तो उसके बटन को खोलने का वो प्रयास कर रहा है जिससे उसे सांस आ सके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एड से संबंधित चीज़ हम पढ़ रहे थे, तो एक नोट इसने दिया कि ये याद रखने वाली बात होगी कि अगर हमारे मस्तिष्क को 3 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले, ये एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर हमारे मस्तिष्क को 3 मिनट तक कोई ऑक्सीजन ना मिले तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 3 मिनट भी हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन ना मिले तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। ये वो बताने की कोशिश कर रहा है इस नोट में। याद रखना दोस्तों, 3 मिनट। आगे आता है कृत्रिम सांस विधि। इसमें क्वेश्चन बनता है, अभी आपको एक नीचे दिखाई भी दे रहा होगा कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपका एएलपी में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे जो क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा लिखे हुए, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। कृत्रिम सांस विधि ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, है ना। तो जब कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसको सांस नहीं आ रही तो उसे कृत्रिम सांस विधि देख के विधियों से उसे सांस उसकी चलाई जाती है। तो सबसे पहले में आता है सेफर विधि, दूसरा आता है सिल्वेस्टर विधि, तीसरा आता है लाबोर्ड विधि और चौथा आता है कृत्रिम सांस यंत्र द्वारा, है ना। इसमें एक मशीन होती है, उसकी सहायता ली जाती है। तो पहले 3 में एक व्यक्ति द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। जो उसके पास सबसे पहले व्यक्ति होता है उसे वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सेफर विधि में क्या क्या होता है। आपको याद रखना है कि सेफर विधि के अंतर्गत क्या होता है, और वो आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। आगे चलते हैं कैसे पूछेगा क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। सेफर विधि, सेफर मेथड। जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़ जाए, यही इसमें पता लगाने वाली बात है कि छाले, अब अगर उसे करंट लगाए तो उसे छाले पड़ जाएंगे, है ना। तो छाले पड़ जाएं तब उससे इस विधि में क्या करोगे, उसके पीठ के बल तो नहीं लिटाने के ना। तो पीठ पे तो छाले पड़ चुके, तो पेट के बल लिटाओगे। तो पेट के बल अगर उसे लिटा दिया जाए और सीने के नीचे तकिया रख दिया जाए, पतला सा तकिया रख दिया जाए, ठीक है। और शरीर में श्वास भरने के लिए 2 स्थितियां प्रयोग में ली जाती हैं। प्रथम क्या है, पीड़ित के घुटनों के पास उसके सिर की ओर अपना मुख करके घुटनों के बल बैठ जाएं। सिर को एक ओर घुमा दें ताकि मुंह और नाक धरती से अलग रहें। अब अपनी जीभ उसकी जीभ बाहर निकाल दें। ठीक है, ये थोड़ा अजीब लग सकता है आप लोगों को, लेकिन जो इसने बताया है वो देखिए इस प्रकार करना है। अगर कोई सीरियस कंडीशन में चला जाता है तो उसके साथ क्या करना सही रहेगा, वो जिससे उसकी जान बच सके। मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, तो आप पढ़िए, समझिए और पास होइए। जो सीरियस बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे, जो जिन्हें नहीं पढ़ना वो तो कहीं भी नहीं पढ़ने के, है ना। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगे, आपको अगर समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपको पढ़ाने में मुझे मज़ा आता रहे दोस्तों। तो अपने दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार रखेंगे, दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें और वे अंगूठे से समकोण बनाए। देखो इस प्रकार उसने कहा ना, पैरों की तरफ उसके घुटनों की तरफ मुँह करके और अपने घुटने मोड़ ले। तो इस प्रकार द्वितीय विधि में उसने बताया है कि इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित के पीठ पर दबाव डालें और इससे पीड़ित के डायाफ्राम पर आगे की ओर दबाव पड़ेगा और फेफड़ों में हवा निकल जाएगी। 2 सेकंड रुककर दबाव डालने के लिए बैठ जाएं।
ठीक है। पुनः झुककर दबाव डालें। इस प्रकार इस क्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहराएं। ठीक है। तो श्वास क्रिया सामान्य जब तक न हो जाए तब तक इस क्रिया को करते रहें। देखो इस प्रकार वो साइड से दबा रहा है, उसकी पीठ को, उसके फेफड़ों को दबा रहा है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाथ रख के बैठा है, ठीक है, दबाए हुए बैठा है, लेकिन यहाँ पर बार बार दबा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये कौन सी विधि थी, ये सैफर विधि थी। दूसरे नंबर पर आपकी सिल्वेस्टर विधि है, तो सिल्वेस्टर विधि पढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों, सिल्वेस्टर विधि में कुछ इसमें कुछ छूट गया है। सिल्वेस्टर विधि, चलो मैं आप सभी को बोल के बता देता हूँ। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ। सिल्वेस्टर विधि है ना। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो छाले पड़ेंगे, जो इसमें छाले जो पड़ेंगे, जो उसमें छाले पड़ रहे थे वो पीठ पर पड़ रहे थे, इसमें छाले छाती पर पड़ेंगे। ठीक है। इसमें छाले छाती पर पड़ेंगे और उसे पीठ के बल लिटा लेंगे। ठीक है। पीठ के बल लिटाएंगे, छाले छाती पर पड़ेंगे और पीठ के बल उसे लिटा लेंगे। तो सिल्वेस्टर विधि दूसरे नंबर पर है। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो कट गया है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि सिल्वेस्टर विधि में सेकंड नंबर की सिल्वेस्टर विधि है और इसमें पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। तो जब पीठ पर छाले पड़ गए तो उसे सीने के बल लिटाओगे। सीने पर छाले पड़ते हैं, सॉरी दोस्तों, सीने पर छाले पड़ते हैं तो उसे पीठ के बल लिटाओगे, यानी कि उसे सीधा लिटाओगे। तो इस स्थिति में पहली स्थिति क्या है, आपको जो ज़्यादातर याद रखना है वो यही याद रखना है कि पीठ पर अगर छाले पड़े तो कौन सी विधि है, और अगर छाती पर छाले पड़े हैं तो कौन सी विधि यूज करनी है। तो उसे सीधा लिटाकर उसकी दोनों मुट्ठियाँ बंद करके उसकी छाती पर लगा के और इस तरीके से उसे करना है। ठीक है। दूसरी विधि में क्या है, दूसरी विधि में उसके सीधे हाथ दोनों ऊपर की तरफ कर लेने हैं और कुछ सेकंड तक उसके हाथों को ऐसे ही रखना है उसके सिर पे। तो ये आपको क्रिया करनी चाहिए अगर आपके पास कोई है ऐसा सिल्वेस्टर विधि में। लाबोर्ड विधि, ये आप देख सकते हैं कि लाबोर्ड विधि को पूछा है इसने, यूपीपीसीएल में फिर से पूछा है। ठीक है। क्योंकि करंट लगने की संभावना वहीं ज़्यादा होती है, तो ऐसा नहीं है कि अब इलेक्ट्रॉनिक इंजन भी आ चुके हैं तो वहाँ भी करंट लगने की संभावना रहती है, इसीलिए ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाने लगे हैं एएलपी में, इसलिए आप सतर्क होकर पढ़ें। ठीक है। तो लाबोर्ड विधि में क्या है कि इसमें इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधा हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण कराई जाती है। देखो उसमें कहीं भी मुंह से मुंह लगाकर हवा नहीं भरी जा रही, लेकिन अगर मुंह से मुंह लगा के हवा भरी जा रही है तो लाबोर्ड विधि में भरी जाती है। मुंह से मुंह में लगा के हवा भरना और उसकी श्वसन क्रिया को पूरा कराना। ठीक है। जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, जब पानी से बाहर निकालते हैं, हीरो हीरोइन को निकालता है तो आपने अक्सर देखा होगा उसके मुंह में हवा भर के वो उसकी श्वसन क्रिया को पूरा कराता है। ठीक है। तो पीड़ित को पीठ के बल लेटा लें और पीठ के नीचे तकिया लगा दें और उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटका दें ऐसे। ठीक है। दूसरी विधि क्या है कि पीड़ित के मुंह अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और अब देखो यहाँ पे आपके संबंधित आ गया आरआरबी अजमेर एएलपी। आप नोट करें इस बात को कि मैं जो आपको जब से बोल रहा हूँ कि एएलपी में पूछे जाने लगे हैं, ये पूछा गया है। ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि फ़िटर से संबंधित क्या पूछा जाएगा। मैं फ़िटर से संबंधित सारी क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। आपका काम इतना है कि मेरी जो वीडियो है उसे लाइक करें और उसे बहुत सारे बच्चों तक पहुँचाएँ जिससे वो अपना सिलेक्शन ले सकें। पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ़ कर लें और अब उसके खुले मुंह पर कपड़ा रखकर और हाथ से उसकी नाक को बंद कर लें और मुंह में उसके झटकों से हवा भरें। ठीक है।
बार बार जैसे झटका सा मारते हैं ना, तो मुंह से आप बहुत तेज़ी से हवा भरें, तो उसके फेफड़े फुलाना आसान काम नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति के। तो बहुत तेज़ी से हवा भरनी होती है, वो आसान काम नहीं है, एक स्वस्थ व्यक्ति चाहिए उसके लिए। तो कृत्रिम सांस यंत्र, ये आप लाबोर्ड विधि में समझ गए कि लाबोर्ड विधि में क्या होता है। कृत्रिम सांस यंत्र में क्या होता है, इसमें एक यंत्र होता है जो रबड़ के वाल्व में से हवा फिल्टर होकर चैम्बर में जाती है। यहाँ पर इनलेट और आउटलेट वाल्व लगी होती है जो कि रबड़ वाल्व को दबाने और छोड़ने के साथ साथ खुलते और बंद होते हैं। इसके अंतर्गत हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से पीड़ित के अंदर भेज दी जाती है। यह बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें रबड़ के वाल्व को 15 से 20 बार 1 मिनट में ऑपरेट किया जाता है। जैसे आपने वो देखा होगा, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन होती है जो डॉक्टर यूज करते हैं। ये देखिए इधर, ये देखिए रबड़ का वाल्व, ये वाला हिस्सा है इसका, ये दबाया जाता है, बार बार इसे दबाया जाता है और ये मास्क टाइप उसके मुंह पे लगा दिया जाता है। ये वाला ये मास्क टाइप है और ये पीड़ित के मुंह पर लगा दिया जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। तो कृत्रिम सांस यंत्र होता है। बस मेरा दोस्तों, मुझे आपको यही चीज़ बतानी थी कि सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि और कृत्रिम सांस यंत्र द्वारा जो विधि अपनाई जाती है वो क्या होती है। शायद ये आपको कहीं पढ़ने को ना मिले, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यही एक मेन टॉपिक होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। एक एक नंबर मेन होता है, इसीलिए मैं आपको इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो डीपली पढ़ेगा सिलेक्शन वो ही लेगा दोस्तों। बिना डीपली पढ़े हुए कोई अगर चाहे कि मैं ऊपर से क्वेश्चनों को पढ़ लूँ, क्वेश्चन वाली PDF वाली सारी बस क्वेश्चन पढ़ता चला जाऊँगा, मेरे याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बंदा बिचल जाता है वहाँ जाके, उसके क्वेश्चन सही नहीं हो पाते। मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मैंने 2018 में भी पढ़ाया था, तो सिलेक्शन ऑफलाइन पढ़ाया था मैंने, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था। तो मैं इस बार ऑनलाइन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो मुझे पता है कि कैसे बच्चे रह जाते हैं, है ना। वो सोच रहे थे कि हम हो जाएंगे, लेकिन वो डीपली नहीं जानते थे, तो उन्हें वो एग्जामिनर ने क्वेश्चनों में घुमा लिया था, है ना। आप देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं। विद्युत झटका, इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है, इलेक्ट्रिक शॉट कितनी वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉट हमारे लिए हानिकारक है, वो चीज़ उसने बता रखी है। ठीक है, सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। यह विद्युत झटका कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें दुर्घटना की संभावना हर वक्त बनी रहती है। कहीं भी आप खड़े हैं तो ट्रांसफार्मर वगैरह के पास अगर खड़े हैं तो आप हमेशा एक रिस्की जोन में खड़े हैं। तो विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक हानि, शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, किसी अंग का मांस जल जाता है, रक्त प्रवाह हो सकता है, श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है। AC की तुलना में DC अधिक खतरनाक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो इसमें DC आती है, DC वोल्टेज आती है। तो क्योंकि AC जो होती है वो बार 1 सेकंड में जलती और बुझती दोनों है। आप अगर मोबाइल का यूज करें और किसी लाइट को देखें और AC वोल्टेज आपके घर में आ रही है तो वो बल्ब आपको उस कैमरे में जलता बुझता नज़र आएगा। लेकिन अगर DC वोल्टेज से जलाओगे, कोई अगर डायरेक्ट DC से जला हुआ है, इन्वर्टर से जला हुआ है, तो आपको वो नहीं जलता बुझता नज़र आएगा, क्योंकि वो DC वोल्टेज सीधी होती है, एक ही रेखा में चलती है। 1 मेगा एम्पियर से कम मान की धारा से लगे झटके की अनुभूति नहीं होती। अगर 1 मेगा एम्पियर से कम है तो हमें उस झटके की अनुभूति नहीं होगी। तो UPPCL में इसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, CRPF में भी पूछा हुआ है। तो सभी मेरे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो ये वाली वीडियो है, लेकिन अगर टेक्निकल लाइन में फिटर से कोई है और उसे पढ़ना है तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो कितने से कितना मेगा एम्पियर का झटका हमें नुकसान पहुंचाता है वो थोड़ा बताया हुआ है इसने। 1 से 8 मेगा एम्पियर तक का झटके की अनुभूति होती है, परंतु यह कष्टदायक नहीं होता, अर्थात मानव इसे सहन कर लेता है। 1 से 8 तक, इसे 1 से कम की तो अनुभूति ही नहीं होती, और 1 से 8 तक उसे अनुभूति तो होगी लेकिन उसे वो सहन कर लेता है। 8 से 15 मेगा एम्पियर तक अगर झटका लगा है तो कष्टदायक होगा, परंतु स्नायु संबंधी नसों को नियंत्रण कायम रहता है, मतलब उसका नियंत्रण नहीं खोएगा अपने शरीर से, इसे सहन कर सकता है मनुष्य,
उसका इलाज हो सकता है। 15 से 20 मेगा एम्पियर यह कष्टदायक झटका होगा, स्नायु संबंधी नसों का नियंत्रण कायम नहीं रहेगा, वो अपने शरीर से नियंत्रण खो चुका होगा मानव। इससे अगर 15 से 20 मेगा एम्पियर का झटका लगा है, इसलिए इसे मानव सहन नहीं कर सकता है। 20 से 50 मेगा एम्पियर का अगर लगा है झटका तो स्नायु संबंधी नसों की अत्यधिक संकुचन के कारण सांस लेना कठिन हो जाता है। ठीक है, सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। 50 से 100 मेगा एम्पियर तक का अगर झटका लगा है तो दिल की धड़कन रुक जाएगी, ठीक है, बंद हो जाएगी, इससे मृत्यु भी संभव है। और 100 मेगा एम्पियर से अधिक उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, इससे शरीर जल जाता है। बिजली के झटके के दौरान स्नायु संबंधी नसें इतनी अधिक सुगड़ जाती हैं कि दिल का धड़कना बंद हो जाता है और परिणाम स्वरूप मृत्यु निश्चित है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बिजली से संबंधित जलने और आपके किसी को अगर चोट लगी है उससे आपको कैसे जीवित करना है, उसकी सांस कैसे चलानी है, ये हमने पढ़ा है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब आगे चलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कितना झटका सहन कर लेता है हमारा शरीर। 1 से 8 मेगा एम्पियर तक का झटका सहन कर लेता है और 1 से कम का हमें पता ही नहीं चलता हमारे शरीर को। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल की बैटरी देखी होगी तो मोबाइल की बैटरी पे आप हाथ लगाते हैं तो आपको कोई झटका महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे अपनी जीभ पर टच करते हैं तो जीभ पर आपको झटका महसूस होगा, है ना। हल्का सा करंट, झटका तो नहीं महसूस होगा, हल्का सा आपको झंझनाहट महसूस होगी। अब आता है मेन टॉपिक, एक मेन टॉपिक आग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आग, अगर कहीं पे आग लगी है तो इससे संबंधित क्वेश्चन रेलवे पूछेगा फिटर में। ठीक है, आग एक रासायनिक क्रिया है, ज्वलनशील पदार्थों और ऊष्मा व ऑक्सीजन के संपर्क में उत्पन्न होता है। तो आग को जलने के लिए क्या क्या चाहिए? ऊष्मा व ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? आग उत्पन्न होने के लिए आवश्यक कारक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। मैं जिसे हाईलाइट करूँ वो आप ज़रा गौर से पढ़ें कि मैंने जिसे हाईलाइट किया है, ये देखिए ज़रा। आग उत्पन्न होने के लिए आवश्यक कारक, मतलब आग अगर जलानी है तो हमें क्या क्या चाहिए? तो ईंधन चाहिए, ठीक है, ईंधन चाहिए, ऊष्मा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इसमें आपको खाली ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ऐसे ऑप्शन देगा। खाली ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के साथ ईंधन चाहिए, ईंधन के साथ नाइट्रोजन चाहिए, ऐसे ऑप्शन बना लेगा। वो ऑप्शन डिपेंड नहीं करता कि वो क्या क्या दे, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि 3 चीज़ चाहिए, ईंधन चाहिए, ऊष्मा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज करो आपके पास कोई कागज़ है और आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है, तो आप उसे आग को नहीं जला पाएंगे, भले ही आप कितना ही उसे ऊष्मा देते रहें, यानी कि आप कितनी ही माचिस उसमें लगाते रहें। लेकिन आपके पास माचिस के रूप में, जले हुए के रूप में ऊष्मा भी है, ऑक्सीजन भी है और ईंधन भी है जलने के लिए, तो आपकी आग जल जाएगी। ठीक है, आग लगने के प्रकार, बुझाने के उपाय व श्रेणी संबंधित तालिका। देखो, आग लगने के प्रकार, कौन सी आग किस प्रकार की होती है, ये इसमें बताया गया है। देखो, यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आग लगने के प्रकार। अगर लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट और लकड़ी के कोयले में अगर आग लगी है, सिंपल सी चीज़ें में, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट या लकड़ी के कोयले में अगर आग लगी है तो ए प्रकार की आग में आएगा। यहाँ देखिए, ये ए प्रकार की आग में आएगा, ABCD। ठीक है, ABCD 4 प्रकार की आग है, ABCD 4 प्रकार की आग है। और ये 4 प्रकार की आग में से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैसे कैसे कौन कौन सी प्रकार की आग होती है। तो ए प्रकार की होगी, ए प्रकार की आग होगी, ठीक है, जिसमें लकड़ी होगा, कागज़ होगा, कपड़ा होगा, जूट होगा, लकड़ी का कोयला होगा, और इनमें आग लगेगी तो वो आपके ए श्रेणी में जाएगा। ठीक है, ए श्रेणी में जाएगा। दूसरा, अगर बी श्रेणी की पूछता है तो बी श्रेणी की आग, जैसे डीजल, पेट्रोल, ठीक है, मिट्टी का तेल, अगर इनमें आग लगी हुई है तो उसे बी श्रेणी में रखा गया है। देखो, और हाँ, इसमें बुझाने वाले यंत्र भी पढ़ते चलो।
जो बुझेगी, अगर हमें लकड़ी में लगी हुई आग बुझानी है तो वो पानी से हम बुझा सकते हैं, कागज़ में लगी हुई आग हम बुझा सकते हैं पानी से। ठीक है, पानी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये देख के चलना है। पानी और रेत से इसे बुझा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर तेल में आग लगी है तो बहुत संभल के रहना है, पानी तो बिल्कुल नहीं यूज करना। ठीक है, पानी अगर यूज किया तो वो और ज़्यादा फैल जाएगी, तो पानी नहीं यूज करते, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। ठीक है, या फिर फोम टाइप, ये वर्ड देखो, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें क्या होता है, एक झाग टाइप का लेयर बन जाती है पानी तेल के ऊपर। जिस तेल में आग लगी है उसमें झाग टाइप की एक लेयर बन जाती है, तो ऑक्सीजन का संपर्क वो झाग उससे ख़त्म कर देता है तेल से। ठीक है, तो फोम फायरिंग एक्सटिंग्विशर आगे पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको। तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे या फिर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। और बी टाइप की आग आपको पता लगी गया कि बी टाइप की आग होती है तेल में लगी हुई। अगर गैस में आग लगी है, जो एलपीजी गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है, प्रोपेन गैस होती है, इसमें अगर आग लगी है तो वो सी टाइप की आग में आएगा। और अगर गैस में आग लगी है तो आप हैलोजन आदि रसायनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गैस को गैस ही बुझाएगी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या हैलोजन गैस उसे बुझाएगी। अगर बिजली के तारों में आग लगी है तो डी प्रकार की आग में आएगा। बिजली में अगर आग लगी है, और इसे अगर बिजली में आग लगी है तो पानी बिल्कुल नहीं फेंकना। ठीक है, पानी से वो और ज़्यादा नुकसान होगा, करंट फैल जाएगा। पानी बिल्कुल नहीं डालना होता है। तो इसे किस चीज़ से बुझा सकते हैं, इस आग को हम CTC यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला है। जो आपने देखा होगा लाल लाल सा सिलेंडर टंगा होता है, उसे एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ठीक है, अस्पताल में, किसी भी ऑफिस में, बाहर में टंगा होता है ना, कारों में छोटा सा सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, बसों में भी लगा होता है, तो वो एक्सटिंग्विशर कहलाता है। तो रेत का भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो एक्सटिंग्विशर में भरा जाता है, बहुत बारीक रूप में हवा के साथ रेत भी भर दिया जाता है, जिसे डी प्रकार की आग बुझाने में काम लिया जाता है। तो बिजली के तारों में लगी हुई आग डी प्रकार की आग में आता है। ये आपको पता चल गया, 4 प्रकार की आग है। सबसे पहला कागज़ में लगी हुई, दूसरा आपका तेल में लगी हुई, तीसरा आपका गैस में लगी हुई, चौथा आपका बिजली के तारों में लगी हुई। तो ABCD आपको पता चल चुका है। अब मैं आगे चलता हूँ, एक टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब ये बता रहा है कि आग बुझाने के यंत्र। पहले ज़माने में क्या होता था, रेत की बड़ी बाल्टी हम रख लेते थे। रेत आपने देखा होगा, बड़े बड़े, आज अगर आप गए हों जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई संस्थान है तो वहाँ पे बाल्टियाँ टंगी रहती हैं, है ना, लाल कलर की बाल्टियाँ। उन बाल्टियों का यूज आपने महसूस किया होगा कि उसमें वो पानी भर के रखते हैं, एक में रेत भर के रखेंगे सूखा हुआ, तो वो अगर थोड़ी आग लगी है तो एक रेत की बाल्टी उसे बुझा देगी, है ना। तो इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे बुझाया जा सकता है। ठीक है, विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है इन बाल्टियों। अब यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टाइप आग बुझाने के यंत्र। तो CO2 एक्सटिंग्विशर, इसमें CO2 भरा होगा। ठीक है, तो CO2 एक्सटिंग्विशर में CO2 भरा होगा। आगे चलते हैं। फोम टाइप, इसमें क्या होगा कि फोम बन जाएगी। तेलीय पदार्थों के से लगी आग को बुझाने में, परंतु विद्युत तथा अग्नि पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आग व पानी दोनों में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, यह यंत्र जल की बौछार के साथ झाग उत्पन्न करता है। झाग उत्पन्न करने के लिए खनिज तेल, साबुन आदि पदार्थों का इसमें मिलावट कर दी जाती है। ठीक है, यंत्र का लीवर दबाने पर, जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका लीवर दबाने पर ये झाग छोड़ता है। ठीक है, आगे है जल आग बुझाने वाला। तो इसमें वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें वाटर भरा रहता है। आपको पता है वाटर हमारे कागज़ वगैरह A श्रेणी को बुझाने का काम आता है। ठीक है, शुष्क पाउडर टाइप आग बुझाने का यंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें चूर्ण भरा रहता है ना, रेते का चूर्ण वगैरह आदि भरा रहेगा, और इससे डी प्रकार की आग बुझेगी। CTC टाइप आग बुझाने का यंत्र, इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC की फुल फॉर्म होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC की फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, ये देखिए इसरो तक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसरो में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। हैलोजन टाइप आग बुझाने का यंत्र भी कहते हैं इसको।
ठीक है। इसे हैलोजन टाइप आग बुझाने का यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में हैलोजन भरी रहती है। इस यंत्र का प्रयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया लिया जाता है। सीटीसी अगर भरी हुई है तो सभी प्रकार की आग बुझा देगा। यह द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और वह इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कटकर तुरंत ही आग को बुझा देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार के अग्नि बुझाने वाले यंत्र विशेष रूप से विद्युत उपकरण पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर। सोडा एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में बहुत बार पूछा हुआ है, सीआरपीएफ में भी पूछा हुआ है, आगे अदर एग्जाम में भी पूछा हुआ है, इसमें नहीं दिखाया हुआ। तो लकड़ी, कोयला, वस्त्र आदि में लगी हुई आग को बुझाने के लिए इस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है। इसका प्रयोग तेलीय पदार्थों द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, सोडा वाला वही है, ये झाग वाला ही है। ठीक है, कुछ चिन्ह दिखाए हुए हैं जो पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का चिन्ह है। तो पहले वाला आग से संबंधित चिन्ह है, आग का जोखिम उसने बताया हुआ है, संकेतात्मक चिन्ह है। ठीक है, दूसरा बिजली के झटके लगने वाला चिन्ह है, तीसरा विष से खतरा। आपने देखा होगा अगर आप चूहा मारने की दवाई लाए हों तो उसमें विष से खतरा लिखा होता है। ठीक है, कोरोसिव पदार्थ, क्या कोरोसिव पदार्थ यानी कि आप जो केमिकल टाइप पदार्थ होते हैं उनसे खतरा है। विस्फोटक का खतरा है, आगे विस्फोट हो सकता है। अगला 6 नंबर पर है ओवरहेड से खतरा, आपके सिर पर चोट लगने का खतरा है तो कैप लगाएं। सामान्य चेतावनी यानी कि किसी भी प्रकार का आपको सामान्य नुकसान हो सकता है 7वें नंबर पर। ठीक है, तो आप संभल कर जाएं। आयनाइजिंग रेडिएशन, अगर कहीं रेडिएशन है तो ऐसे रेडिएशन का चिन्ह आपको तीन तरफ बटा मिलेगा। और लेज़र बीम से खतरा, लेज़र अगर लेज़र लाइट है वहाँ पे ज़्यादा खतरनाक है तो उससे खतरे के लिए ये वाला चिन्ह दिखाया जाएगा। तो ये कुछ चिन्ह थे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, विद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त किया जाता है। तो विद्युत आग, पहले बात तो ये सुनिए कि विद्युत वाली आग हमारी कौन से टाइप की आग थी, डी प्रकार की। इसरो में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तो मैं आपको कोई छोटी चीज़ नहीं पढ़ा रहा, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप सीरियसली लेंगे तो आपको चीज़ें पता लगेंगी। विद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग होगा। तो डी प्रकार की आग अगर बुझा रहे हैं तो बिजली में लगी हुई आग बुझा रहे हैं तो इसमें आपका कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। देखो पानी का यूज़ नहीं करेंगे बिजली पर, फोम का प्रयोग हम तेल पर कर रहे थे, सोडा अम्ल एसिड नहीं डालेंगे उस पर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला यूज़ कर लेंगे। विद्युत आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। जलयुक्त अग्नि बुझाने का यंत्र फोम टाइप, ये अच्छा, ये तो इसने नाम बताया हुआ है। आगे चलिए, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत कार्य अगर आप कर रहे हैं तो किस तरह के जूतों का प्रयोग करेंगे, ये इसने बताया हुआ है। यही क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो विद्युत कार्य करने के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाएगा। तो आपके मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते, चमड़ा ऊपर का होना चाहिए, सोल उसका रबड़ का होना चाहिए। तो विद्युत कार्य रबड़ के सोल वाले जूतों में करना चाहिए। ठीक है, कृत्रिम श्वास की साधारण और आसान विधि क्या है। तो कृत्रिम सांस अगर दे रहे हैं तो मुंह से मुंह वाली विधि लाबोर्ड विधि थी। अगर आप हमने ये वीडियो ध्यान से सुना होगा तो लाबोर्ड विधि में, सैफर विधि में क्या था, सैफर विधि में उसकी पीठ पर छाले पड़ गए थे। सिल्वेस्टर विधि में क्या था, उसकी छाती पर छाले पड़ गए थे। ठीक है, मुंह से नाक वाली विधि कोई सी भी नहीं है, ये गलत है। तो मुंह से मुंह वाली विधि सबसे आसान विधि है। ठीक है, अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या है। यह आपका क्वेश्चन, अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या हैं। धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटी, डिकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। तो इसमें क्या है कि अगर अग्नि से आग लगी हुई है तो अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के अंतर्गत धुआं निकलेगा, ऊष्मा डिटेक्टर होगी और घंटी, डिकैम पैनल बजने लगेगा, अलार्म बजने लगेगा। ठीक है, बैटरी आदि आते हैं। जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये विशेष प्रकार की ध्वनियाँ करती हैं। इन्हें दाब बटन या रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है, अर्थात क्षणिक प्रचालन प्रदान करने के लिए दाब बटन से तथा सतत प्रचालन करने के लिए रिले से जोड़ा जाता है। इस रिले का प्रयोग आपकी बाइक में भी होता है, आपने इंडिकेटर वगैरह को बजते हुए सुना होगा, तो आप वहाँ से रिले का प्रयोग समझ सकते हैं।
वो बजता है। तो वो क्यों बजता है वो आप समझ सकते हैं। डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। अगर त्वचा जल रही है तो 100 से ऊपर त्वचा जलनी शुरू हो गई थी, 100 मेगा एम्पियर से, अभी हमने पढ़ा है। तो ये भी यूपीपीसीएल में पूछा है 2019 में, ठीक है। तो 100 मेगा एम्पियर से, और कितना झटका हमें महसूस नहीं होता, 1 मेगा एम्पियर से कम का हमें झटका ही महसूस नहीं होता, और 1 से 8 तक का हम सह लेते हैं। और अगर 8 से ऊपर लगता है तो हमारे शरीर को थोड़ा थोड़ा नुकसान होना निश्चित हो जाता है, ठीक है। विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो विद्युत उपकरण जो है उस पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये इसने बताया। तो झाग के प्रकार का, क्योंकि झाग उठेंगे तो वो झाग तो पानी में मिलकर ही उठेंगे। अगर उसमें डिटर्जेंट मिला रहे हैं तो कुछ भी अगर मिला रहे हैं तो पानी तो उसमें चाहिएगा ना झाग उठाने के लिए। तो झाग वाले यानी कि फैन वाले एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यही है। क्लोरीन सिस्टम बार्डो को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा। क्या है सर क्वेश्चन ये अजीब सा क्वेश्चन आ गया है। क्लोरीन सिस्टम बार्डो ही है ना। एक सेकेंड दोस्तों, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है क्लोरीन सिस्टम बार्डो की। ये क्वेश्चन 2018 में ही आया है, तो मेरे लिए भी थोड़ा। तो क्लोरीन सिस्टम बार्डो के प्रवेश से प्रतिबंध करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग और विस्फोट के लिए खतरे की चेतावनी देने के लिए क्लोरीन सिस्टम बार्डो का निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा। तो इस संकेत, अगर हमें संकेत देना है किसका, प्रवेश प्रतिबंध का, स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने के लिए और आग और विस्फोट के खतरे की चेतावनी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो तेल, ग्रीस, पेंट से लगी आग। तो तेल में, अब ग्रीस है, पेंट है, इनमें तेल में आग लगी हुई है तो बी प्रकार के श्रेणी में आएगा। मैंने पढ़ाया था, ए में लकड़ी, दूसरे में तेल, तीसरे में गैस, चौथे में आपका विद्युत, यानी कि ए बी सी डी ऐसे पूछेगा तो बी आ जाएगा इसमें, बी क्लास में। ये आपको इसने बता दिया है, ये एक बार आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे ही लिखे हुए का, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। पीड़ित को उसकी छाती पर अगर जख्म हो गए तो कौन सी विधि है। मैंने विधि पढ़ाई थी। तो छाती पर अगर जख्म हो गए तो उसे उल्टा लिटा रहे थे। सबसे पहली विधि सैफर विधि थी, है ना। तो सैफर विधि में उसे उल्टा लिटा रहे थे, ये वाला। तो इसमें ये पूछ रहा है कि पीढ़ी की छाती पर अगर चोट लगी है तो कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। तो मुंह से नाक वाली विधि किसी में नहीं थी। मैंने आपको बताया मुंह से मुंह भी है, सैफर विधि भी है, नेल्सन विधि भी है। तो नेल्सन विधि हमने नहीं पढ़ाई आपको, लेकिन नेल्सन विधि में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पूछा नहीं जाता इतना, ठीक है। विद्युत तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या वह विद्युत तार से जुड़ा रह जाता है। या तो उसे एक झटका लगेगा, वो दूर जाके पड़ेगा, या फिर उसे बिजली अपनी तरफ खींच लेगी। तो विद्युत तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा। तो लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे विद्युत से अलग करोगे, है ना। जिस पॉइंट पर तार से वो चिपका हुआ है उस हिस्से पर आप या तो तार पर प्रहार कर दीजिए या उसके शरीर पर प्रहार कर दीजिए वहाँ पे, ठीक है। धूम्रपान निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए तो निषेधात्मक चिन्ह किस में आएगा, वर्ताकार में, ठीक है। वर्ताकार में निषेधात्मक चिन्ह आता है। मैंने आपको कल पहले वाली वीडियो में ये पढ़ाए हुए हैं कि ये चिन्ह किस प्रकार का चिन्ह कौन से रंग का होता है, यह सब आपको बताया मैं। देखो इसमें कि लाल रंग का बॉर्डर होगा, ये आपको बताया हो ना, लाल रंग का बॉर्डर होगा, सफ़ेद बैकग्राउंड होगा, काली इसकी आकृति होगी। ये मैंने सारी चीज़ पढ़ाई हुई है पिछली वीडियो में, आप जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं, पहले वाले वीडियो, ठीक है। तो धूम्रपान निषेध है, इससे ये आपको ने पढ़ लिया। तो इसमें ये आपको बता रहा है कि निषेधात्मक किसमें, वर्ताकार में। अनिवार्य संकेत
वर्ताकार के अंदर नीली पृष्ठभूमि में, ये मैंने पढ़ाए हुए हैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से। चेतावनी त्रिभुज में होती है हमेशा, और वर्गाकार में क्या होगा, सूचनात्मक संकेत होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर के यहाँ पे जो प्लस निशान होता है वह वर्गाकार में होता है। कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? तो दुर्घटना होने का कारण इसमें से ए है, खतरे के प्रति सजग न होना। अगर खतरे के प्रति आप सजग नहीं है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, है ना। सामान्य उम्र और स्वस्थ वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है? सामान्य उम्र या स्वस्थ जो व्यक्ति है उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो सी होता है 1 किलो ओम। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? तो विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? तो सी नंबर का है, नंगे तार अन्य तार के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। नंगे तार अन्य तार के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय किस निम्न में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? नंगे तार के साथ अन्य तार के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। नंगे तार को नहीं छूना चाहिए अर्थात, ठीक है। तो इसमें ए नंबर हो जाएगा, कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। नंगा तार कोई पकड़ेगा तो वो मरेगा, है ना। मैं थोड़ा किसी और काम में बिजी था, कोई और चीज़ में देख रहा था, उसके लिए सॉरी। तो आगे चलते हैं। हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? तो कार्य विशेष मशीन या कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके हम इसमें किस दुर्घटना से बच सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। दुर्घटना आम तौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती है? तो मशीन की गलती के कारण हो जाती है। जो मशीन अगर गलत चल गई तो वो गलती में हो जाएगा मामला। दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है, तो दुर्घटना से बचने मशीन की सुरक्षा नियमों का पालन करना। मशीन की अगर सुरक्षा नियम का पालन करोगे तो दुर्घटना के से बचे रहोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? तो बुनियादी मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। इसे ही बार बार बता रहा है कि मशीन अगर चला रहा है तो उसे सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े में रासायनिक उपचार से बनाया जाता है? तो रासायनिक रीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा, ठीक है। लैथ्रोइड जो बनाया जाता है वो रोधक पदार्थ होता है, इंसुलेटर होता है। तो पदार्थ कपास के टुकड़ों में रासायनिक उपचार करके बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। घरेलू परिपथों में प्रयुक्त वह सुरक्षा प्रणाली जो किसी को बिजली का झटका लगने पर ट्रिप हो जाती है, ठीक है। अगर किसी को बिजली का झटका लगेगा तो वो एकदम से अपने आप बंद हो जाएगी। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगा होता है, अगर उसे अर्थ मिल गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा अपने आप। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसके नाम याद रख सकते हैं आप। देखिए अब आपका ALP से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ALP 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी को लगा हो कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन में आता है कि अर्थ लीकेज अगर हो गया है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाली फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ELCB लगा होता है, ठीक है। MCB नहीं, ELCB, ठीक है। बिजली काम के दौरान निम्नलिखित में से एक बिजली के झटके से बचाता है। तो एक बिजली के झटके से क्या बचा रहा है बिजली के काम के दौरान? 23वें नंबर में क्वेश्चन में तो सूखी लकड़ी बचा लेगी आपको, ठीक है। भीगी लकड़ी भी नहीं बचाएगी, भीगी रस्सी भी नहीं बचाएगी, धातु रोड तो बचाएगी नहीं। ये भी ALP में पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों
ये भी एएलपी में पूछा हुआ है। ठीक है। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो भूसंकर्पण यानी कि अर्थिंग अगर हल्की सी मिल जाती है तो धातु के उपकरणों में प्रेरित वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो डैश का उपयोग कर रोका जा सकता है। तो अर्थिंग का उपयोग करके इसे रोका जा सकता है। अर्थिंग अगर कर दी जाए तो झटका नहीं लगेगा। एक एकल उपकरण को ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और अर्थ फ्लोट के कारण होने वाले झटके तथा आग के विद्युत खतरे से कुशल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये भी एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। आप थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएगा। इसमें आता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। फिर से आता है, देखो, एकल उपकरण जो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट अर्थात लीकेज, अर्थ लीकेज और अर्थ फ्लोट के कारण होने वाले झटके और आग के विद्युत खतरे से कुशल सुरक्षा प्रदान करता है। वो अपने आप बंद हो जाता है। अगर किसी को झटका लगा है या फिर उसे अर्थिंग मिल गई है, अगर अर्थिंग हल्की सी भी कहीं से मिल जाएगी तो वो अपने आप को बंद कर लेगा। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं उस चीज़ को। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद इस वीडियो का। ठीक है। कौन आईई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवित बहाली को महत्व देता है? तो एक नियम है भारतीय विद्युत के अनुसार, बिजली के झटके से पीड़ित लोगों में पुनर्जीवित को कटआउट नियम 44 महत्व देता है। कटआउट नियम 44 ऐसा नियम है जो बिजली के झटके से लगे हुए व्यक्ति को महत्व देता है। ठीक है। कटआउट नियम प्रणाली तो उसे पुनर्जीवित बहाली को महत्व देता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। यह आपका लगभग 42 मिनट का वीडियो होगा, देख लेना और देखकर आगे जो वीडियो आएंगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी, ये मेरा अपना आपसे विश्वास है, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करके आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप अगर टॉपिकों को अंदर, वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक को लिख के पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। थैंक यू।